राम सिंह मौर्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम गैसों का अणुगत सिद्धांत पढ़ाएंगे। देखिए, ये क्लास 11th का ये जो है गैसों के आंशिक दाब के आगे का ये अगला टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग गैस के क्या गुण होते हैं, उनकी क्या क्वालिटियाँ होती हैं, वो किस तरह से अपना जो है गति करते हैं, कैसे उनकी ऊर्जा होती है, कैसे उनके दाब होते हैं, इसके विषय में बताएंगे। तो गैसों के अणुगत सिद्धांत के विषय में 3 वैज्ञानिक हमारे थे कि क्लासियस, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन। ये 3 वैज्ञानिकों ने मिल करके जो है गैसों के विषय में अपना मत दिया, अपनी अवधारणाएँ दिया, जिसे हम गैसों के अणुगत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो गैसें हैं ये परमाणुओं या अणुओं से मिलकर जो बने हैं, ये किस प्रकार गति करते हैं, इनकी क्या इनमें जो है क्या क्वालिटियाँ होती हैं, ये किस प्रकार दाब डालते हैं, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये टक्करों की संख्या पर क्या है कि ऊर्जा खत्म होती है कि नहीं होती है, इन सभी के विषय में जो है क्लासियस, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने बताया। तो इनकी देखिए, इनके सिद्धांत की जो पहली मूल अवधारणा थी, उन्होंने ये बताया कि जितने भी गैस हैं ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें अणु कहा जाता है। कहने का मतलब ये जितने भी हमारे इसमें जो छोटे छोटे जो भी हमारे कण हैं, जो गैसें हैं, इनको उन्होंने नाम क्या दिया? अणु नाम दिया। दूसरा उन्होंने बताया कि गैस के अणु जो हैं एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, जिस कारण गैसों में अंतरा अणु का स्थान मिलता है। कहने का मतलब अंतरा अणु का स्थान का मतलब ये है कि जैसे ये मान लीजिए 2 गैसें हैं, तो इन गैसों के बीच जो है अंतराणु बल कार्य नहीं करता है, अर्थात ये गैसें परस्पर स्वतंत्र होती हैं, जिसके कारण इनके गैसों के बीच स्थान काफ़ी बना रहता है। ये इनका दूसरा सिद्धांत था। तीसरे सिद्धांत में उन्होंने बताया कि गैसों के कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। कहने का मतलब जैसे ये पूरा गैस है, तो इस पूरे बंद पात्र में जितने गैस हैं इसका आयतन हम बता सकते हैं, लेकिन इनमें जो प्रत्येक गैस के जो कण हैं, इनका आयतन प्रत्येक गैस की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। ये इन्होंने बताया। पूरे गैस की मात्रा को तो हम नाप सकते हैं, लेकिन प्रत्येक गैस के कितने कण हैं, उनकी क्या आयतन है, उसको हम नहीं माप सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने बताया कि गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं। ये बात आप अंतराणु बल के आधार पर बता सकते हैं कि जिन गैसों के बीच अगर अंतराणु बल का मान 0 होता है तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, जिसका वो क्या होता है? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। यही कारण है कि अगर हम गैस को जो है स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो ये जो है ऊपर की ओर गति करने लगते हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि गैस के अणु प्रत्येक दिशा में लगातार तीव्र गति से गति करते रहते हैं। किंतु इसमें देखो लिखा गया कि परम ताप पर स्थित जो गैसें होती हैं वो इनके अपवाद होते हैं। कहने का मतलब अगर ये गैसें हैं, अगर इनको हम छोड़ दिया जाए तो ये गैसें क्या होती हैं? स्वतंत्र रूप से जो है ये अलग अलग दिशा में गति करते रहते हैं। ऐसे आपका अलग अलग दिशा में गति करते रहेंगे। कहने का मतलब ये जो आपका बंद पात्र है, तो ये सभी दिशाओं में जो है दाब डालते रहेंगे। इस दिशा में दाब डालते रहेंगे, अर्थात ये चारों दिशाओं में समान दाब डालते रहेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनके जब अणुओं के बीच अंतरा अणु बल का मान 0 होता है, जिसका ये स्वतंत्र रूप से लगातार गति करते रहते हैं। आगे है 6वां पॉइंट कि 2 अणुओं की टक्कर के कारण ऊर्जा हानि होती है। इसमें ये बात है, जैसे मान लीजिए ये गैसें हैं, ये आपस में जब घूमते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में ये टकराते हैं, तो टकराने के कारण इनकी ऊर्जा हानि होती है, किंतु जिस पात्र में रखा गया है उसकी कुल ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे किसी बंद बर्तन में अगर गैस को रख दिया जाता है तो गैसें आपस में टकराती रहती हैं, तो उनमें ऊर्जा हानि होती है। लेकिन जैसे पहला गैस ये है और दूसरे गैस का कण है, अगर ये टकराएगी तो पहले गैस की कुछ ऊर्जा कम हो जाएगी, दूसरे गैस की ऊर्जा अधिक हो जाएगी। लेकिन अगर गैस जो है किसी पात्र में रखा हुआ है तो उसकी कुल ऊर्जा हमेशा नगण्य जो है कांस्टेंट रहेगी, बराबर रहेगी, वो कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं। अगला है कि 7वां पॉइंट कि गैस के अणुओं का दाब गतिशील अणुओं के पात्र की दीवारों पर टकराने के कारण होता है। कहने का मतलब कि अगर जो गैसें हैं ये जो है लगातार दीवारों पर टकराते रहते हैं, टकराते रहने के कारण ये दाब डालते रहते हैं,
और एक बात है, ये जो गैसें होती है सभी दिशाओं में समान दाब डालते हैं। अगर इसको यहाँ भी छेद कर दिया जाए, यहाँ भी छेद कर दिया जाए, यहाँ भी छेद कर दिया जाए, तो बराबर मात्रा में ही जो है आपके ये गैसें निकलेंगी। ये इनका तीसरा 7वां पॉइंट है। 8वां ऑब्जर्वेट उन्होंने दिया कि गैस के भिन्न भिन्न अणुओं की गतिज ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है, किंतु औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। इसको भी हमने आपको बताया कि जो गैसें होती हैं इनमें अलग अलग कण की जो गतिज ऊर्जा होती है अलग होती है, किंतु जो पूरे गैस की जो ऊर्जा होती है हमेशा एक निश्चित होती है। ये बात है। अगला देखिए 9वां पॉइंट कह रहा है गैस की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो परम ताप के समानुपाती होता है। इसका तात्पर्य है कि अगर गैस जिस पात्र में रखा गया है अगर उसका ताप बढ़ा दिया जाता है, उस बर्तन का ताप बढ़ा दिया जाए तो गैस के अणुओं की गति बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है कि ये हमेशा परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। जो मैंने इस पॉइंट में लिखा है कि औसत गतिज ऊर्जा प्रोपोर्शनल परम ताप, अर्थात टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और ये 10वां पॉइंट आपको बताया गया कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये बात देखिए, इसी चीज़ को ग्राहम ने भी बताया था कि हर गैसों के विसरण की दर अलग होती है, उन्होंने उनके घनत्व के आधार पर और जो है अणुभार के आधार पर उन्होंने बताया था। इसका मतलब जैसे हम कह दें कि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो इसमें ऑक्सीजन गैस अगर जिस पात्र में रखा गया है उसको छोड़ा जाए और उतना ही बड़ा पात्र अगर ऑक्सीजन ले लिया जाए उसको छोड़ा जाए तो ये जल्दी फैलेगा, क्योंकि इनकी प्रकृति और इनकी प्रकृति दोनों अलग है। जिसके विषय में आपको ये पता है कि इसका जो है अणुभार कम होता है जबकि इसका अणुभार ज़्यादा होता है। तो ये इस तरह से घनत्व पर या अणुभार पर भी निर्भर करता है। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा भैया कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात अलग अलग जो है गैसें जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से गति करती हैं, किंतु जो है घनत्व या जो है द्रव्य अणुभार पर निर्भर करती हैं। आगे हैं गैस के अणुओं पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं होता है। ये बात यह है कि जैसे अगर गैसें हैं, अगर उसको हम छोड़ते हैं तो ये सदैव ऊपर की ओर गति करता है, नीचे की ओर नहीं गति करता है। इसका मतलब ये है कि गैस के अणुओं पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए जितनी भी गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन दिखाना हुआ, ऑक्सीजन दिखाना हुआ, तो ये सदैव इसको एरो लगाया जाता है, अर्थात एरो ये दर्शाता है कि गैसें ऊपर की ओर गति करती हैं। तो इस तरह से आपका जो है पूरा पॉइंट क्लियर हो गया कि गैसों का अणुगत सिद्धांत क्या है, इनके नियम क्या हैं, इनकी मूल अवधारणाएँ क्या हैं। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको गैसों की गतिज ऊर्जा का सूत्र देंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।